हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं विकास कुमार बायोसोम के साइंस वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके प्यार और स्नेह की वजह से हम इस चैनल को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं और बहुत ही शानदार रिस्पांस दिया आप सभी बच्चों ने। आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे हो। बस बेटा, इस मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। ये जो साइंस की क्लास है आपको अवेलेबल होने वाली है, या आपके बीएचई हो, एम्स हो, चाहे वो आपका किसी भी नीट का एग्जाम हो या 12th हो, 11th हो, हर तरह से काम आने वाली है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली क्लासेज है। सो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस चैनल के लिए जितने डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बस उस मेहनत को बरकरार रखिए। सभी बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हीं बच्चों से मेरा यही अनुरोध है बेटा, अगर आप मेरी क्लास को अच्छे से एंजॉय करते हैं और आपके दिल की घंटी बजती है, तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि गांव में बैठे हर एक बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि हाँ, विकास सर बायोलॉजी लेके आ चुके हैं। जो आपको कंप्लीट बायोलॉजी यहाँ मिलने वाली है, वो आपको कहीं बायोलॉजी के बारे में बिल्कुल फ्री करने वाली है। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, ये टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए कि बायोलॉजी को कैसे आपके दिमाग में विजुअलाइज करवाना है। सो प्लीज बने रहिए, लगे रहिए अपनी मेहनत में। चलो, हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा जी? हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी पढ़ा था कि बायोलॉजी होता क्या है। जनरली बच्चे मगअप करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मगअप या रटने की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग अपने प्रमस्तिष्क में समझने वाले हैं, सेरिब्रम में समझने वाले हैं। तो इन चीजों को किस तरह से हम विजुअलाइज करेंगे, बने रहिए और देखते रहिएगा। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी एनर्जी और दोस्त के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड वेलकम टू द बायोसोम। चलो, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था कि भाई बायोलॉजी जो है उसकी दो मेन ब्रांचेस होती है बेटा। लास्ट क्लास को अगर अपन थोड़ा सा रिकैप करें तो अपन कहेंगे कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं सर। वो कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं? तो एक होती है बॉटनी, जिसे आप वनस्पति विज्ञान कहते हो। दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी को क्या कहा जाता है? प्राणी विज्ञान कहा जाता है। इनके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस साहब इसके जनक हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? अरिस्टोटल है सर। अरिस्टोटल बोले तो अरस्तु। और बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? तो वो भी अरस्तु साहब को ही माना जाता है। सो अरस्तु साहब को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। जनक के बारे में हमने बात कर ली बेटा। और अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी की और भी बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अलावा जूलॉजी और बोटनी की अगर सब ब्रांचेज और भी देखें अपन, तो क्या पढ़ेंगे बेटा जी? देखो, जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर, एक होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी? तो आप कहोगे कि सर स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल कहा जाता है। दैट मीन्स कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है सर। साइटोलॉजी के और आगे अपन बात करें तो दूसरा होता है हिस्टोलॉजी। क्या होता है? और हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक जो हमारे शरीर में है उनका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। एज यू ऑल नो, सभी जानते हैं कि सर एक सेल थी, सेल से क्या बना होगा? ऊतक बने होंगे। क्या होता है ऊतक? उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे आगे। चलो, ऊतक के बाद अगर अपन बात करें तो किस चीज, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल हो गया, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू हो चुका है। अगर अपनी बॉडी में और बात करें तो एक होता है कार्डियोलॉजी। कौन सा होता है बेटा जी? कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ हार्ट। क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ हार्ट बोल दोगे। स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है सर। और अगर आगे मूव करें अपन, तो अपन कहेंगे सर न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी क्या है? सो न्यूरोलॉजी, व्हाट इज न्यूरोलॉजी? न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र जो हमारा बना हुआ है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। अपने नर्वस सिस्टम के बारे में अगर पढ़ते हैं, इसका मतलब आप रियल में क्या पढ़ रहे हो? न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हो। एक होता है नेफ्रोलॉजी। कौन सा होता है बेटा? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ किडनी।
स्टडी ऑफ किडनी। किडनी का अध्ययन, किसका अध्ययन बेटा जी? किडनी। किडनी जो आपका किडनी होता है, वृक्क जो होता है, तो वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आगे अगर ब्रांचेस की और अपन बात करें तो अपन क्या बताएंगे बेटा जी? नेफ्रोलॉजी के अलावा और ब्रांच बताइए सर। तो और ब्रांच हम लोग देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा जी? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन, अस्थियों का अध्ययन। क्या बोलेंगे? अस्थियों का अध्ययन। हमारी जो हड्डियां हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। एक होता है डेंटोलॉजी। क्या होता है? डेंटोलॉजी। और डेंटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ टीथ सर। क्या होता है? स्टडी ऑफ टीथ। दैट मीन्स आप कहोगे सर दांतों का अध्ययन। आप अगर दांत के बारे में पढ़ रहे हो कि दांत किस चीज का बना हुआ है, किस स्ट्रक्चर है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? डेंटोलॉजी बोल देते हैं बेटा जी। और अगर अपन बात करें तो एक होता है बेटा कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या होता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। और कॉन्ड्रियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो आप बताओगे सर स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं सर? उपास्थियां होती है। जैसे अस्थियों का अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोल रहे थे, उसी तरह बेटा जी हम लोग क्या बोलेंगे कि अस्थियों उपास्थियों का अध्ययन, जो आपने कार्टिलेजेस होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है सर? उपास्थियां क्या चीज है? देखो नाक के ऊपर ये उपास्थि, ये क्या है? उपास्थि। जो आपको लचीली फीलिंग दे रही है ना, वो उपास्थियां है। जो हड्डियां हैं एकदम मजबूत है सर ये भी तो फोल्ड हो रही है, ये जॉइंट के कारण फोल्ड हो रही है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये जो फोल्डिंग देखने को मिला है, ये जॉइंट के कारण देखने को मिला। हिम्मत है तो यहाँ से टर्न करके दिखाओ। नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कि एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके अंदर पाई जाती है? हमारी कार्टिलेजेस के अंदर पाई जाती है। और अगर अपन बेटा जी बात करें तो अपन बोलेंगे कि सर, और अगर अदर ब्रांचेज की अपन बात करें तो आप क्या बताओगे कि सर किसकी स्टडी को हम कॉन्ड्रियोलॉजी बोल रहे हैं? कार्टिलेजेस को बोल दिया। स्टडी ऑफ टीथ और डेंटोलॉजी हो गया, और ऑस्टियोलॉजी हो गया। एक होता है हेमेटोलॉजी। कौन सा होता है बेटा? हेमेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का अगर आप अध्ययन कर रहे हो, रुधिर का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। वाइल हिपेटोलॉजी क्या होता है सर? हिपेटोलॉजी क्या है? हिपेटो वर्ड जो है वो लीवर के लिए यूज किया जाता है, सो हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। सो देखिए ब्रांचेज को रेगुलरली कि भाई किस चीज को हम क्या कह रहे हैं। और अगर अपन बात करें तो होता है टेक्सोनोमी। क्या होता है बेटा? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मीनिंग क्या है? तो आप बोलोगे सर टेक्सोनोमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशन किस तरह से है सर। जैसे हम लोग बात करें होमोसेपियंस, आप बोलते हो सर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वंशज स्पीसीज लिख देते हैं। तो वो स्पीसीज कब लिखेंगे? पहले वंशज आएगा, स्पीसीज आएगा, फाइलम आएगा, संघ आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी। ये सारी चीजें आपको सीक्वेंसली पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और वो पता चलेगी आपको बायोसॉम के चैनल पे। चलो देखते रहिएगा। टेक्सोनोमी का मीनिंग क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट अगर ब्रांच की अगर अपन बात करें तो अपन क्या बताएंगे बेटा? आप बोलोगे कि सर जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है सर? स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर या ट्रेट्स। हम लोग आनुवंशिक लक्षणों का जो देख रहे हैं कि आनुवंशिक लक्षण कौन से ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स में वेरिएशंस डेवलप हो रहे हैं, उन सारी चीजों को हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं? जेनेटिक्स बोल देते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोल देते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? आगे देखिए, एक होता है बेटा ऑर्थोलॉजी। क्या होता है? ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि किसका अध्ययन कहा जाता है? पुष्पों का अध्ययन। स्टडी ऑफ, सॉरी ऑर्थो नहीं बेटा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसे कहेंगे अपन? स्टडी ऑफ फ्लावर।
स्टडी ऑफ फ्लावर है। जो आप गुलाब का फूल देखते हो, जो आप किसी भी तरह का फूल देखते हो, लोटस देखा, वाह कितना अच्छा फूल है, ये बात है। आप किस चीज का अध्ययन कर रहे हो इस बात के लिए, तो आपको बोलोगे सर इसके अंदर देखने पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर उस हर एक चीज के बारे में आप पढ़ते हो तो वो हमारा क्या हो गया, एंथोलॉजी हो चुका है। इज इट क्लियर सर? अगर ये फूल है तो हमारा फल जो होगा, फ्रूट, क्या बोलेंगे बेटा जी? स्टडी ऑफ फ्रूट क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमो फ्रूट, पोमोग्रेनेट होता है ना, उसी तरह आप क्या बोलोगे कि सर फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ फ्रूट्स। एक होता है बेटा टर्म एपीकल्चर। क्या होता है? एपीकल्चर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एपीकल्चर? एपीकल्चर किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे बेटा? स्टडी ऑफ बी कल्चर। क्या बोला जाता है बेटा इसको? स्टडी ऑफ बी कल्चर। सर इसका मतलब क्या हुआ? बी मतलब मधुमक्खी। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों का जो कल्चर किया जाता है, मधुमक्खी पालन जो किया जाता है, उसको किस तरह से पाला जाता है, वो चीजें अगर हम पढ़ते हैं तो उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलेंगे बेटा जी? एपीकल्चर। सर हमने तो सेरीकल्चर भी पढ़ा है। सेरीकल्चर किस चीज को बोला जाता है? यस कम ऑन फटाफट बताइए। एपीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे सर? स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म। क्या बोलोगे बेटा जी? स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट का अध्ययन। क्या बोला जाता है बेटा? रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या बोलोगे? सेरीकल्चर कहलाता है। कम ऑन। आगे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे सर पीसी कल्चर। क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर है। और पीसी कल्चर का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ फिश कल्चर। फिश कल्चर। फिश कल्चर का मीनिंग क्या हुआ सर? फिश, मछलियों को पाला कैसे जाता है, मछली के बारे में नहीं पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना। इक्थियोलॉजी बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? एक्थियोलॉजी बोला जाता है सर। इक्थियोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ फिश। क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ फिश बोला जाता है। बट फिश की जो कल्चरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पीसी कल्चर बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? कम ऑन क्लियरली बताइए। इक्थियोलॉजी आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ फिश, पीसी कल्चर स्टडी ऑफ फिश कल्चर है, सेरीकल्चर स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म कल्चर है, और एपीकल्चर स्टडी ऑफ बी कल्चर है। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई बेटा जी? बताइए फटाफट। और अगर अपन ब्रांचेस की बात करें, एक होता है बेटा एनाटमी। एनाटमी, एनाटमी किसे कहा जाता है? उस किस ब्रांच को हम एनाटमी बोलेंगे? एनाटमी ऑफ रूट, सूट और ह्यूमन एनाटमी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंतरिक संरचना का अध्ययन। स्टडी ऑफ, क्या बोलोगे सर? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर अपन किसी जीव के अंदर, किसी जीव के अंदर घुस के देखते हैं कि उसका किस तरह से कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह वो लिविंग है, किस तरह से उसकी बॉडी बनी हुई है, उसके हर एक पार्ट का पोस्टमार्टम कर डालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनाटमी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? एनाटमी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी, क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग है? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर मतलब सर बाह्य संरचना का अध्ययन। जैसे आप किसी पौधे को देखोगे तो आप तीन चीज जनरली बोलोगे कि सर इसकी मॉर्फोलॉजी में हम रूट पढ़ सकते हैं, शूट पढ़ सकते हैं और लीफ पढ़ सकते हैं। जड़, तना और पत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। बाहर से देख रहे हैं कि वो किस तरह से मीन्स उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उससे क्या बोल देते हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजी बोला जाता है बेटा जी। एक होता है डेमोग्राफी। क्या बोलता है बेटा जी? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन।
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो अध्ययन है, जनसंख्या के बारे में हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। यस कम ऑन बताइए फटाफट, क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। एक होता है बेटा एंटोमोलॉजी, क्या होता है, एंटोमोलॉजी। एंटेमोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीट पतंगों का अध्ययन। किसका, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, एंटेमोलॉजी कहलाता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। और अगर अपन आगे ब्रांचेस की बात करें तो और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी। एक नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इकोलॉजी, क्या बोलेंगे बेटा जी, इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इकोलॉजी क्या चीज होती है, सो पहले अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म with other organism, and that with their environment, with their environment। इसका मीनिंग क्या होता है अभी समझिए बेटा जी। देखो बेटा जी, ये जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल के बता रहा हूं, आराम से एक एक चीज को लिखते जाइएगा। जहां आपको लगे मुझे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लास ले रहे हो क्लास को भरपूर प्यार और सहयोग तब मिलेगा जब बेटा पेन और कॉपी लेके मेहनत करना शुरू करोगे। आज ही का वो दिन है, आज ही वो पल आ चुका है जब आपको मेहनत करनी चाहिए। डू योर हार्ड वर्क एज यू कैन। देखिए दो चीजें होती है, एक तरफ फेलियर, एक तरफ सक्सेस, और बीच में खड़ा हूं मैं। आपको यहां से पकड़ के यहां पहुंचाने की ड्यूटी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस जानदार शानदार क्लास में मैं आपको बायोलॉजी इस तरह से करवा दूंगा कि आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। सो आपके ख्वाबों की क्लास आ चुकी है। देखिए इकोलॉजी क्या होता है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। सो बोल क्या रहा है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, अंतर संबंध ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का किसके साथ, विथ अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप हो, जैसे मेरे आसपास में जो भी लोग हैं उनके साथ मेरा किस तरह का संबंध है। एंड आगे देखिए, एंड विद देयर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मीन्स हमारे चारों ओर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, जो जैविक और अजैविक घटक हैं एक ऑर्गेनिज्म का, उन सभी जैविक और अजैविक घटकों के साथ जो संबंध है, जो उसका अगर अपन अध्ययन करें तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, क्या कहलाता है, इकोलॉजी। क्या कहलाता है, इकोलॉजी। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट डू यू मीन बायोटेक्नोलॉजी सर? बायो, कोई जीव की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जीवों के साथ तकनीक का काम में लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, तकनीक काम में ली जा रही है। सो देखिएगा क्या मीनिंग है बायोटेक्नोलॉजी का, मींस हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करें या उसके किसी प्रोडक्ट को यूज करें, किस चीज के लिए, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसकी जरूरत ह्यूमन बॉडी को है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बायोटेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीइंग द microorganism and with their products for the use of that products for what, for the welfare of the human body। human body के welfare के लिए हम जिस शाखा में पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का किस तरह तकनीकी के साथ उपयोग किया जाए, मतलब आपको तकनीक काम में लेनी है, ह्यूमन के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है। कैसे सर है, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग बेटा जी जिनको डायबिटीज या शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जो बहुत ही भयंकर और खतरनाक बीमारी है बेटा जी। उस बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीनी खाना छोड़ दे, रसगुल्ला खाना छोड़ दो सर, ऐसा नहीं करना है। एक एली लिली नामक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी,
उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन बना लिया है जिसका नाम ह्यूमुलिन रखा गया। उन्होंने क्या रखा है? ह्यूमुलिन। और ये ह्यूमुलिन देखो उन्होंने अपने स्तर पे बना लिया है, मतलब हमारी बॉडी का जो अग्नाशय की मर्जी है, अब तुम भाई इंसुलिन निकालो या ना निकालो, मेरे पास इंसुलिन का जुगाड़ हो गया है, अरेंजमेंट हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स हम लोगों ने हमारे शरीर में जो अग्नाशय के द्वारा एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, वो हार्मोन कम निकलने लगता है तब हमें मधुमेह रोग होता है बेटा। और उस रोग से बचाव के लिए एली लिली नामक कंपनी ने क्या बना डाला बेटा? ह्यूमुलिन, जो ह्यूमन का इंसुलिन की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में डायबिटीज होने से रोकता है, हमारी बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। सो दिस इज द ब्रांच which you understood. What do you mean by that? Mycology. नेक्स्ट ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी सो आप बोलोगे स्टडी ऑफ फंगाई सर, स्टडी ऑफ फंजाई। ये क्या होता है सर? फंजाई का मीनिंग होता है बेटा जी कवक, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सर व्हाट इज फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या चीज है सर? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी का अध्ययन। एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज माइकोलॉजी? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी आप बोलोगे सर शैवालों का अध्ययन। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई है आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं बेटा जी? यस यस यस, फटाफट बताइए। एक इंपॉर्टेंट ब्रांच और अपनी बॉडी की रहेगी जिसे बोला जाता है सीरोलॉजी। क्या बोला जाता है? सीरोलॉजी। और सीरोलॉजी में हम सीरम की स्टडी करते हैं बेटा, जो ब्लड सीरम होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ सीरम बोला जाता है। एक ब्रांच और है हमारी बॉडी की, उसको हम लोग अगर नाम दें तो अपन बोलेंगे कि सर एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बोले तो आप बोलोगे कि सर रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। क्या बोलोगे? ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। ब्लड वेसल्स और रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। इज इट क्लियर? आपको बात समझ में आई? हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा जी? हमने बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में चीजें डिस्कस कर ली है, आगे भी हम इन ब्रांचेस को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। इन चीजों को समझने के लिए हमें लगातार मेहनत की जरूरत है बेटा जी। इन टर्म्स को याद करने के लिए आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, तब आपको वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहेंगे बेटा जी कि कुछ फादर बताने हैं आपको। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये शाखा है। क्या चीज है बेटा जी? शाखा है। और दूसरा मेरा है इसके फादर। जनक कौन है इसके? जनक है बेटा जी। बाकी सारी चीजें आप बायलैंग्वेज हमेशा देखते जाओगे और अच्छे से समझते जाओगे। ये चिंता मत कीजिए हिंदी मीडियम वाले कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हो। बिल्कुल मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बच्चे मेरे लिए सेम है बेटा, मेरे कलेजे के टुकड़े। देखिए ब्रांच की अगर बात की जाए तो कुछ ब्रांचेज आपको मुझे बतानी है कि इनके फादर कौन है सर। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे बायोलॉजी से। किससे बात करेंगे बेटा? बायोलॉजी से। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक किससे माना जाता है? तो आप बोलोगे सर अरिस्टोटल साहब को माना जाता है, अरस्तु जी को माना जाता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो सिक्वेंसली चलते जाएंगे, बॉटनी। और बॉटनी के जनक किसे माना जाता है? तो आप कहोगे सर थियोफ्रेस्टस। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और एज वेल एज बायोलॉजी, एज वी नो दैट जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? जूलॉजी का जनक कहा जाता है। और अगर अपन बात करें तो एक ब्रांच होती है बेटा जी इम्यूनोलॉजी। क्या होता है बेटा जी? इम्यूनोलॉजी। सो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की अगर बात की जाए तो इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? फटाफट कोई बच्चा बताना चाहे तो बता सकता है। बिल्कुल, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो आपको बताना है सर एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर।
कौन है साहब है? एडवर्ड जेनर साहब है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान के जनक। किसके? प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान। ये क्या होता है सर? रोगों से लड़ने की क्षमता का अध्ययन है कि हमारी बॉडी रोगों से किस तरह लड़ती है, उसका अगर अध्ययन किया जाए तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्यूनोलॉजी बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के पप्पा कौन है? आप सभी को पता है कौन है बेटा? मेंडल है। कौन है? मेंडल है। सर पूरा नाम लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मेंडल, ग्रीगर जोन मेंडल बोला जाता है इन्हें। देखिएगा, इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स मींस जेनेटिक ट्रेट्स जो है उनका ट्रांसफर किस तरह से होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स? मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है? तो टी.एच. मॉर्गन साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है? टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? तो आप बोलोगे सर टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। साइटोलॉजी के जनक कौन है? अभी मैंने बताया था आपको, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो आप बोलोगे कि सर रॉबर्ट हुक को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को माना जाता है। सो रॉबर्ट हुक साहब क्या है बेटा? साइटोलॉजी के जनक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे बेटा जी कि साइटोलॉजी के अलावा नेक्स्ट ब्रांच के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेक्सोनोमी। क्या बात करेंगे बेटा जी? टेक्सोनोमी। ये लीजिए टेक्सोनोमी। हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? सी लिनियस। कैरोलस लीनियस। क्या बोला जाता है बेटा इसको? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेक्सोनोमी क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, बायनोमिनियल पद्धति दी थी उन्होंने। बायनोमिनियल जो सिस्टम है वो किसने दिया था? तो आप बोलोगे सर कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। यस कमॉन, किसने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। हु इज द फादर ऑफ, आप बोलोगे सर मेडिसिन के जनक कौन है? बता दीजिए फटाफट। चिकित्सा विज्ञान के, आपको पता ही होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देख रहा हूं मैं भी आंसर। बच्चे जवाब दीजिएगा बेटा फटाफट कि बेटा फटाफट आंसर कीजिएगा कि हु इज द फादर ऑफ द मेडिसिन? हिप्पोक्रेटस। कौन है बेटा? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस कौन है जी? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटिस किसका जनक माना जाता है? मेडिसिन का माना जाता है। किसका माना जाता है? मेडिसिन का माना जाता है। अब आपसे मैं पूछूं कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये क्या होता है सर? बैक्टीरिया का अध्ययन है। और इसका जनक किसे माना जाता है? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है? ल्यूवेनहॉक साहब को माना जाता है। इज इट क्लियर? हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। माइक्रोबायोलॉजी, क्या नाम है बेटा? एक होता है बैक्टीरियोलॉजी, एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो और माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बेटा? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी आंखों से नहीं पढ़ सकते, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। और इसके जनक कौन है बेटा? तो आप बोलोगे सर लुईस पास्चर। कौन है बेटा इसके जनक? है लुईस पास्चर है। किसके? माइक्रोबायोलॉजी के। इज इट क्लियर? माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी आपको पता लग गया है। देखिएगा, अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, किसकी बात करें बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक किसे माना जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। किसको माना जाता है बेटा जी? पॉल बर्ग माना जाता है। पॉल बर्ग साहब जो हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक, क्या बोलते हैं बेटा जी? जेनेटिक इंजीनियरिंग को आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है। सर फिर तो आप हमें वायरोलॉजी का भी बता दीजिए। जब बैक्टीरियोलॉजी बता दिया है तो वायरोलॉजी भी बता दीजिए। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है? तो आप बोलोगे सर स्टडी ऑफ वायरस। क्या है? स्टडी ऑफ वायरस है बेटा जी। और स्टडी ऑफ वायरस के जो जनक है वो कौन है? स्टेनले है बेटा। कौन है? स्टेनले है। देखिए
आप अच्छे से हर एक चीज को देखते जाइए कि वायरोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, स्टेनले को माना जाता है। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है जी? प्लांट फिजियोलॉजी आप बोलोगे कि सर पादप कार्यकी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी का जनक किसे माना जाता है? तो स्टीफन हेल्स को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? स्टीफन हेल्स। इसको माना जाता है, स्टीफन हेल्स को माना जाता है। ये बेटा जी हमने कुछ ब्रांचेस पढ़ी हैं, कुछ ब्रांचेस के फादर्स के नाम हमने लिखे हैं, बट याद रखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमने पूरे साइंस के सारी ब्रांचेस पढ़ ली है, बट वो ब्रांचेस पढ़ ली हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर से अपने क्वेश्चन उठा चुकी है। एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है इंडियन फादर, तो नोट लगा के लिख लेना बेटा, इंडियन फादर इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? तो आप बोलोगे सर आर मिश्रा। कौन है साहब? है आर मिश्रा जी हैं। रामदेव मिश्रा, क्या नाम है इनका? रामदेव मिश्रा जी हैं। रामदेव मिश्रा जी को अपने भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी पढ़ा है, जिसमें आज हमने कुछ ब्रांचेस और ब्रांचेस के फादर्स की बात की है कि किस ब्रांच का कौन फादर है। आगे भी जैसे जैसे हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिस जिस चीज के बारे में हम पढ़ते जाएंगे उस चीज का हम डेप्थ में एनालिसिस करते जाएंगे। बेटा जी आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है जो क्लास से चाहे लाइव देखें, बाद में देखें, पहले देखें, जब भी देखें, अगर आपको कुछ चीज नॉलेजफुल मिलती है तो अपने गुरुजी के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन तो बनता है वो। सो मेरी तरफ से एम्स की एग्जाम हो अभी मोस्ट प्रोबेबली आने ही वाली है, सो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन और ये कहूंगा विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरी पूर्ण मनोकामना है कि आप लोग उस एग्जाम में अपनी सफलता प्राप्त कर सको। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे हर कंडीशन में चाहे बाय हुक और बाय क्रुक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सिंपल फंडा है बेटा जी। क्या फंडा है सर? वो फंडा यह है कि बायोसोम के साथ बने रहिए और पूरी बायोलॉजी को अपने दिमाग में पिक्चराइज कर लीजिएगा। मैं बायोलॉजी पढ़ाता रहूंगा आपको, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। जब आप जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एम्स का, एक्चुअली क्या हुआ कोरोना के कारण बेटा जी बहुत सी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई है। जो एग्जाम अगस्त में, जुलाई में, जून में होनी चाहिए वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हो रही है। सो आप ये मत सोचिए कि इस बार अगर आपका कुछ मिस हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने वाले एग्जाम में जो मई जून में होने वाली है, उन सभी एग्जाम्स में बायोलॉजी काम आने वाली है। सो बने रहिए, लगे रहिए, क्लास छोड़िए मत, हर एक क्लास को पढ़िएगा सिंसियरली और पूरी ताकत लगा दीजिए अपने माँ बाप और अपने सपने को पूरा करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए बेटा। ऑल द बेस्ट गाइज।